बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं रीजनिंग की, क्योंकि आप लोगों का जो एस्टेट का एग्ज़ाम है, एस्टेट, पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी, इनके अंदर आप लोगों का रीजनिंग आता है, जीके आता है, जनरल अवेयरनेस आता है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चंस हैं और आज का हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और कल की जो क्लास होगी आप लोगों की, वो भी आप लोगों की रीजनिंग की होगी, जनरल नॉलेज की होगी, और उसके अंदर भी हम 10 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप बहुत इजीली देख सकते हैं। और स्पेशली देखिए, जैसे ये एस्टेट की क्लास है, एस्टेट इंग्लिश की क्लास है, तो आपको ये जो है, आप सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं इजीली, तो आपको मिल जाएगा। और ये लाइव सेशंस हैं जो मैं लेती हूँ आप लोगों के टेट एग्जाम्स के लिए। और लाइव सेशन की टाइमिंग आप लोगों की 10:05 की रहती है। तो कोशिश करें कि क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें और आंसर करने की कोशिश करें। और आज जो वैसे भी रीजनिंग हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं, एक होता है ना इनिशिएटिव लेना और खुद से सॉल्व करना, तो ये मेरे को लगता है कि आज कम होने वाला है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में होती है, बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में होती है। तो अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। तो 61 से लेकर 75 तक, 70 तक के हम क्वेश्चन आज करेंगे डिस्कस, 10 क्वेश्चंस। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs हैं, आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इसमें है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। If A stands on his head with his face towards north, in which direction will his left hand point? यानी कि जो ए है वो अगर अपने सिर के बल पर खड़ा होता है और उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख होता है, मुंह होता है, तो उसके बाएं हाथ की दिशा क्या होगी, ये हमें बताना है यहाँ पर। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन से है ये क्वेश्चन आप लोगों का। वेस्ट कैसे होगा, वेस्ट क्वेश्चन का देखिए आंसर, स्पेशली रीजनिंग के अंदर कभी भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी देने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना। आप जब डायरेक्शन की बात करते हो तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अगर आप सीधे खड़े होंगे, अगर आप साउथ की तरफ सीधे खड़े होंगे तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ रहेगा, बट उस टाइम पे आपका हैंड कौन सा होगा, आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। बट जब आप वही सर के बल खड़े हो जाएंगे तो आपका कौन सा हैंड हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका ईस्ट रहेगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा आपका ईस्ट। आई होप क्लियर है। अगर किसी को भी देखिए, रीजनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रीजनिंग आती है, हर एक एग्जाम, छोटे से लेके बड़ा एग्जाम जो होता है, तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन समझना, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर। यानी कि जो एक बोट है वो क्या है, 20 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, नीचे की तरफ जाती है, डाउन स्ट्रीम यानी कि नीचे की तरफ जाना। एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, और उसी जो डायरेक्शन में वो क्या है, सेम आने में 2 घंटे लेती है। तो द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर पूछा गया है, तो स्टिल वाटर यानी कि शांत जल में जो बोट की स्पीड होगी वो क्या होगी। तो क्योंकि स्पीड पूछा जा रहा है तो स्पीड का फॉर्मूला तो यहाँ लगेगा ही लगेगा। तो आप लोग मुझे बताइए, और सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगी, क्योंकि रीजनिंग है तो इसके अंदर आपको 4 to 5 मिनट्स मैं दूंगी कि आप लोग इसको सॉल्व करें, क्योंकि बिना सॉल्व किए तुक्के से नहीं होंगे ये। तो बताइए क्या होगा।
स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। तो जो डाउन स्टेप आ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ रही है, वो आपको निकालनी है। अप जो आ रही है, अप स्ट्रीम, वो स्पीड आपको निकालनी है। उसके बाद में स्टील वाटर में दोनों की स्पीड निकालनी है। करके देखिए, स्पीड निकाल के देखिए, और मुझे बताइए कि डाउन स्पीड कितनी आई है आप लोगों की, और जो अपवर्ड स्पीड है वो कितनी आई है आप लोगों की। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। रीजनिंग कुछ बच्चों को बोरिंग भी लग सकती है कि ये पता नहीं क्या है यार, सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर आप पढ़ रहे हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इनको सॉल्व करना। अप स्ट्रीम का फॉर्मूला नहीं, स्पीड का फॉर्मूला लगेगा बेटा। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको स्पीड निकालनी है। आपको स्पीड निकालनी है डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की। जब दोनों स्पीड निकल जाएंगी, तब आप दोनों को, आपको स्टील वाटर की जो स्पीड है वो निकालनी है, क्योंकि स्पीड ही हमसे पूछी गई है स्टील की, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। चलिए मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ सॉल्व करना, तो आपको थोड़ा सा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है हमारी, क्या होगी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दे रखा है 20 किलोमीटर, और टाइम क्या है हमारे पास, 1 आवर का टाइम है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया यहाँ पे, 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इसके अंदर जब हम अप स्ट्रीम की जो हम निकालेंगे, तो उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, उसके अंदर हमें डिस्टेंस हमारा सेम है 20, और जो टाइम दे रखा है 2 आवर का दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 10। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड निकली है, मेरी स्पीड कितनी निकली है, 10 किलोमीटर पर आवर निकली है ये। तो यहाँ पे जब डाउन पे गई थी तो 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा था, अप पे गई हूँ तो 10 किलोमीटर आ रहा है, और मुझे निकालना है स्पीड इन स्टील वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इन स्टील वाटर। तो इसके लिए क्या करूँगी मैं, जो भी मेरी दोनों निकले हैं, स्पीड निकली हैं, यानी 20 + 10, इसको किससे डिवाइड कर दूंगी, 2 से, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील वाटर के लिए अंदर जो टाइम दिया गया है, 2 घंटे का टाइम हमें दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को 2/2 कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 30/2 आएगा। तो 30/2 करूंगी, यानी कि 30 को 2 से डिवाइड करूंगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, 15 आंसर आएगा। ठीक है, पहले आपने गलत आंसर दिया था इसका, अब सही दिया है 15 आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करके करना है, ठीक है ना। 15 आएगा, फोर्थ ऑप्शन इसमें आप लोगों का रहेगा। तो 62 का आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन रहेगा, और क्यों रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है इसमें आप लोगों का 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन है आपका, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 7 रीड हिंदी, 8 रीड इंग्लिश, वाइल 3 ऑफ देम रीड नन ऑफ दीज टू। यानी कि जो 15 बच्चे हैं या 15 लोग हैं, उनमें से जो 7 हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं, 8 इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हाउ मैनी ऑफ देम रीड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो इतने कितने कौन से लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही पढ़ रहे हैं, वो हमें बताना है इसके अंदर। करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। सॉल्व करके करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। 15 पीपल हैं, 15 पीपल्स में से हमें बताना है कि कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, और इसमें हमें बताया हुआ है 3 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो 3 लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो 12 लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। और आंसर आ गया है मेरे पास में, यहाँ पे 3 आंसर आया है, और 3 बिल्कुल ठीक है यहाँ पे आंसर। तो टोटल कितने, 3 लोग। जैसे हम प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं ना, तो उस तरीके से भी हो सकता है इसको, और वैसे जैसे मैंने बताया 15 - 3 करेंगे तो आप 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के क्या है, एक सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ नॉर्मली।
तो इसमें आपने 15 - 3 करा तो 12 आया। इसके बाद में 7 + 8 - 12 करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं चार्ट बना के वेनग्राम से। इसमें क्या है हमारा कि यहाँ पे हमारे 4 5 जो कॉमन आएगा वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 + 3 8 एंड 4 + 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ। इसका आंसर वैसे भी आ गया था आप लोगों का, तो ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। 64 क्वेश्चन हम देखेंगे। 64 क्वेश्चन भी इजी है। 64 क्वेश्चन में आपको दिया गया है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यानी कि 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। ए इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि मान लीजिए हमारा अपर है, ये बॉटम है, तो जो ए है वो प्लेस किया गया है 7th प्लेस पर। और जो हमारा एंड वेयर एज बी इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप, तो जो बी है वो क्या है, टॉप से 9th प्लेस पर आया है यहाँ पर। अब इसने हमें बोला है एंड सी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू, वो जो सी है इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। तो हमें बताना है व्हाट इज एज पोजीशन फ्रॉम सी, तो ए की पोजीशन जो है वो सी से कहाँ पर है, तो ये हमें बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर हमें 30 स्टूडेंट्स बोला गया है तो मैं सिंपल सा क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 1 से लेके 35 तक यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स लिख लूंगी। तो जो 9th नंबर होगा मेरा वो यहाँ पे आ गया 9th प्लेस, जो भी नंबर होगा तो वो आप बताइए क्या है। और उसके बाद में नीचे से हम लेंगे 7th प्लेस पे, तो यहाँ पे ए आएगा, तो वो भी नंबर काउंट करके आप कर सकते हैं, बहुत ईजिली जल्दी हो जाएगा। तो बताइए क्या आएगा आंसर इसका। तो टॉप से 9th प्लेस है तो वो तो सिंपल सी बात है कि 9 नंबर ही होगा यहाँ पर, क्योंकि 9th प्लेस है। अब बॉटम से हमें लेना है, तो बॉटम से अगर मैं 7th प्लेस लूंगी तो 35 से, यानी कि उल्टी गिनती अगर आप करेंगे 35 से, तो कितने पे आएगा ए। बताइए। जल्दी बताइए, आंसर बहुत इजी था, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है अगर आप नंबर्स करके करेंगे। अगर आप नंबर्स के थ्रू करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आंसर आया है 10th। बिल्कुल ठीक है, 10th आएगा इसका आंसर। 64 का 10th को, सेकंड ऑप्शन 10th। तो 10th प्लेस रहेगा यहाँ से जब हम ए से सी की तरफ जाएंगे। और जो नंबर आएगा वो क्या आएगा हमारा, 19 नंबर आएगा। सी जो होगा वो 19 नंबर पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 65 क्वेश्चन है। तो इसमें है इन अ सेंटर कोड लैंग्वेज CEG, in a center code language CEG is written as TSR and FHJ is written as QPO, then in the same code language IKM is written as, तो IKM कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं NOP, NOL, NMK और NML। ये भी बहुत इजी है। बताइए इसका आंसर। मैम एक बार बताना कैसे, कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको मयंक। ये 10th पूछ रहे हैं आपकी, 10th कैसे आया। सिक्सटी फाइव का आंसर बताइए आप लोग। अच्छा 64 का आप पूछ रहे हैं कि 10th कैसे आया है, ठीक है मैं बता देती हूँ, बाकी लोग 65 क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैं इसको देखिए, जब आप एक नंबर सीरीज लगाते हैं, देखिए मैंने एक लाइन बनाई, इस लाइन को मैंने यहाँ पे नंबर्स कर दिए, ठीक है ना।
मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से करते करते मैंने 11 12 13 तक लेके 35 तक ले गई। तो आप 35 तक आप इसको कर, अपनी जो नोटबुक जो भी आपने ले रखी है उसमें 35 तक आप काउंट कीजिए। और 35 में जब आप करेंगे तो टॉप से जब आप 9th प्लेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा। तो यानी कि ये जो 9th प्लेस होगा ये आपका बी हो गया। इसी तरीके से जब नीचे हमारा सबसे लास्ट में 35 नंबर है, और 35 से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे 7th प्लेस देखेंगे, तो 7th प्लेस मेरा होगा 29। 29 नंबर बनेगा ये 7th प्लेस। अब इन दोनों के बीच में 9th और 29 के बीच में क्या है हमारा, सी है। तो अगर इन दोनों के बीच में मेरा सी है तो सी कितने पे आएगा, सी 19 पे आएगा मेरा। दोनों के बीच में 29 और 9 के बीच का नंबर मेरा बनेगा 19। तो 19 जो हो गया सी हो गया। अब सी से ए की जब मैं डिस्टेंस लूंगी तो वो अगर मैं नंबर्स काउंट करूंगी तो वो 10th प्लेस आएगा, ए टू सी तक। 29 से 19 तक आप वैसे भी करोगे, माइनस करके देखोगे तो 10th प्लेस आएगा। तो आई होप कि ये क्लियर है आपको। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर भी मेरे पास आ चुका है 65 का, और बहुत इजी था ये। क्यों इजी था तो ये भी बता देती हूँ, क्योंकि आंसर जो है सभी बच्चों के नहीं आते हैं। तो इसमें क्या है, आपको बहुत सिंपल सा दे रखा था, देखिए यहाँ पे क्या था, आपको दे रखा था RST, यानी कि सीरीज में दे रखा था ये हमारे को कोड जो था RST। जो हम अल्फाबेट करते हैं, ABCD करते हैं तो वो सीरीज में होता है। इसी तरीके से OPQB क्या था, सीरीज के अंदर था। तो जब मैं इसका लिखूंगी, कोड निकालूंगी, तो वो भी क्या है, सीरीज में होना चाहिए। और सीरीज में मुझे क्या है, सिर्फ 4th प्लेस, ये जो 4th ऑप्शन है वो मिलता है LMN अल्फाबेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 66 क्वेश्चन। मैं ना एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों के आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से हिंदी मीडियम बच्चे भी होते हैं तो फिर कहते हैं कि मैम हिंदी में क्वेश्चन नहीं है क्या, तो इसलिए मैंने दोनों में शो कर रही हूँ। नहीं तो मैं खाली इंग्लिश में करती, थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर कंटेंट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है आप लोगों का। तो 66 क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर EAML। तो EAML आपको वर्ड दिया गया है, लेटर दिए गए हैं, उससे वर्ड्स बताने कितने वर्ड्स फॉर्म्ड हो सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, बताइए जल्दी से। वर्ड्स बना के देखिए क्या क्या वर्ड्स हैं, तुक्के मत लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या क्या वर्ड्स बने हैं आप लोगों के। क्योंकि बच्चे तुक्के लगाने की कोशिश करते हैं, रीजनिंग को सॉल्व करके ही करना होता है, उसमें तुक्के नहीं लगते हैं। तो कितने वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं आप लोगों ने, बताइए। मेल हो गया, ठीक है, मेल बनेगा एक वर्ड। और बताइए कौन सा वर्ड बनेगा। और कोई वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। हाउ मैनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म विद EAML लेटर्स। मील हो गया, ठीक है। तो और कोई वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। तो मेरे पास दो वर्ड्स आ चुके हैं, मेल आ गया है, मील आ गया है। तो क्या कोई और वर्ड बनता है या नहीं बनता है। मेल आ गया, मेल और मील दो वर्ड्स हो गए। तो अब जल्दी से बताइए कि कोई और वर्ड बनता है या नहीं बनता है, या टू ही इसका आंसर रहने वाला है। बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, बल्कि इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए जो रेशो वाला क्वेश्चन आएगा और एक दो क्वेश्चन और आएंगे, वो टाइम ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो कोई और वर्ड बना कि नहीं बना आप लोगों का, दो है या फिर दो ही वर्ड्स हैं वो आंसर है। तो फाइनल आंसर मुझे बताइए कि क्या है आप लोगों के, ताकि मैं बता सकूं आप लोगों को कि क्या आंसर है इसका।
तो 2 आया है आपका, क्योंकि आपने 2 वर्ड्स बनाए हैं, मील और मेल। ठीक है, तो इसमें देखिए एक वर्ड और बनेगा, LAME, लेम। लेम भी एक वर्ड होता है। लेम का मतलब होता है झूठा, या फिर लंगड़ा होना, या फिर असंतोषजनक। तो ये 3 वर्ड इसके अंदर बनेंगे, तो इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो 3 रहेगा। आई होप क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका आंसर 3 रहेगा आपका। 67 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 67 क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 7:2। तो 7:2 का रेशो है, यानी कि इंटीरियर एंगल हमारा 7 है और हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो 2 है। ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, तो जो भी पॉलीगन है उसकी हमें साइड्स बतानी है कि कितनी साइड्स हैं। बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए कैसे होगा जल्दी से। रेशो हमें दे रखा है, थोड़ा थोड़ा सा मैं हिंट देते हुए चलूं, शायद से कम जल्दी हो जाए आप लोगों का, क्योंकि ये रेशो का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम ये ले लेता है। तो यहाँ पे जो है हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है, 7 और 2 का रेशो है। तो जब भी रेशो दे रखा है तो उसके साथ में हम एक एक्स लगा लेते हैं। और सम ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने 2 हिंट दिए हैं अभी आपको, एक तो एक्स लगा दिया, इंटीरियर एक्सटीरियर बता दिया, और सम भी बता दिया, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो अब बताइए क्या निकला आप लोगों का। ये जो एक्स है, ये एक्स हमने एंगल के लिए लगाया है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार हमने एक्स क्यों लगा दिया 7 के साथ में, तो ये हमने एंगल के लिए लगाया है एक्स, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशो के लिए। तो देखिए, जो इंटीरियर हमारे पास है, एक्सटीरियर है, और सम ऑफ द एंगल मैंने आपको बता दिया 180 डिग्री होता है। तो 7x + 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, निकालिए। और अभी इससे इसके आगे भी सॉल्व करना है, सिर्फ इतना आंसर नहीं है। 7x + 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपका 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 180/9 आ जाएगा। तो कितना आएगा x आप लोगों का। बताइए। x आ गया आपके पास में 20। सॉल्व करके ना, एक जब भी आपकी कल भी जनरल नॉलेज की क्लास है, मतलब इस रीजनिंग की क्लास है, तो क्लास जब आप करेंगे ना, तो एक नोटबुक साथ में लेके बैठे, ताकि जल्दी जल्दी आंसर आ जाए फटाफट से। आप लोग आंसर करेंगे तो जल्दी मुझे भी पता रहेगा कि क्या आप लोगों ने किया है, और जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 20 आया है एक्स। तो जब मेरे पास एक्स 20 आया है और एक्सटीरियर मेरे पास में 2x था, तो अब मैं क्या करूँगी, एक्सटीरियर जो मेरे पास में 2x है, तो उसमें मैंने x की वैल्यू रख दी यहाँ पे 20। तो एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कितना हो गया, 40 हो गया यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ मेरे पास में, 40 डिग्री का हो गया, यानी कि एक एंगल मेरे पास कितना है, 40 डिग्री का है। सही है यहाँ पे, यहाँ तक। और मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल जब हम बात करते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। और मेरे पास एक साइड निकली थी यहाँ पे, एक साइड कितनी निकली, 40 डिग्री निकली है। तो मैंने इसको क्या करूँगी, 40 से डिवाइड कर दूंगी। तो अब मैं 360 को 40 से जब डिवाइड कर दूंगी, यानी कि जो मेरा एंगल निकला था, और जो रेशो का एंगल था, और जो मेरे पास में एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल हुआ है सम, तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो मेरी नंबर ऑफ साइड्स होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे, 9। ठीक है, 9 आंसर आएगा आप लोगों को। एंड आई होप कि क्लियर है, क्योंकि मैंने वैसे जो डिटेल में ही बताया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 68 क्वेश्चन।
तो 68 क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द नेक्स्ट टर्म टू द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो ये नंबर सीरीज दे रखा है, उसकी नेक्स्ट टर्म हमें बताना है कि क्या होगा। तो नंबर हमारे पास दे रखे हैं 33, 34, 35, 36। और नंबर सीरीज करने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर आप लोगों को करना पड़ता है सॉल्व, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है इनको आपको बेसिक वैल्यूज को यूज करके इनका निकालना पड़ता है कि सीरीज क्या निकलेगा। तो सीरीज सॉल्व करके बताइए क्या होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन है क्योंकि ये, तो इसमें आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या क्या आंसर हो सकता है, लगाइए दिमाग। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। 2, 3, 10, 15, 26, ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं। बताइए सोच के क्या होगा। ज्यादातर जो हमें सीरीज के क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही होना होता है, ज्यादातर, मोस्टली में। तो इसमें बताइए क्या होगा करके। सीरीज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, एक तो सीरीज के क्वेश्चन, और ये जो वर्ड्स से होता है ना, वर्ड्स का जो पैटर्न बनाना निकालना, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है। क्या होगा बताइए। आया कुछ आंसर, कुछ हिंट? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, वैसे सॉल्व करके देखिए, नोटबुक आप लोगों ने ले ही रखी होगी अपने पास में। तो सबसे पहला नंबर मेरे को 2 दिया हुआ है, तो 2 के लिए मैं क्या करूँगी, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो ये मेरा 2 आ जाएगा। इससे मेरा 2 आ गया। अब सेम सेम चीज मैं यहाँ पे करूँगी नेक्स्ट, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो ये मैं करूँगी तो मेरा यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी ऊपर मैंने +1 किया है, नीचे मैंने -1 किया है। अब इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करूँगी तो क्या आ जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट करूँगी 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, तो आ जाएगा 15। तो आई होप कि अब आप लोगों को इसका क्लियर है क्या होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। यहाँ पे 35 आंसर आया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 1, क्योंकि पैटर्न चल रहा है +1 -1 का। तो 6 मल्टीप्लाई 6 36, 36 में -1 किया हमने, तो क्या आएगा, 35 आएगा। ये पैटर्न है इसके अंदर जो था +1 -1 का। ये देखिए, ये है ना, निकालना पड़ता है प्लस आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन करके। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है कि सीरीज का आप लोग सोचे कि 2 फॉर्मूले पता चल जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, 69 क्वेश्चन है ये हमारा। तो देखिए इसके अंदर है, पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। यानी कि पाइप ए जो है वो एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, खाली ए पाइप। एंड पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 6 आवर्स। और जो पाइप बी है वो खाली इसको क्या है, 6 घंटे में भर सकता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड। यानी कि अब क्या है, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया है और 2 घंटे बाद ए पाइप को क्लोज कर दिया गया है। देन पाइप बी विल फिल द टैंक इन। तो जो पाइप बी है वो टैंक को कितनी देर में फिल करेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, 3 आवर्स और 3.5 आवर। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है आप लोगों को सॉल्व करने में, मेरे को तो लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो जल्दी से बताइए क्या है, क्योंकि आज हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, यानी 70 तक ही करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है 70 तक आज करेंगे, 71 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस हम कल करेंगे।
तो बताइए इसका क्या है, किस तरीके से करेंगे इसको आप। जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो भी एक बार देख लें इसको। एलसीएम लिया है आपने, 24 आया है, बिल्कुल ठीक है, एलसीएम निकलेगा। फिर इसके बाद करिए क्या आएगा। यानी कि जो एलसीएम निकला है वो एलसीएम मेरा क्या है, टोटल कैपेसिटी हो गया, ये इतनी जो कैपेसिटी है वो है 24 मेरी। अब इसमें क्या है, मुझे एफिशिएंसी निकालनी होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए। तो देखिए जब मैं एफिशिएंसी ऑफ ए निकालूंगी, एफिशिएंसी ऑफ ए, तो वो मेरी कितनी निकलेगी, वो मेरी निकलेगी 24/8, यानी कि 3। इसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ बी निकालिए, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी निकलेगी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी निकालिए, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी निकलेगी, सेम उससे एफिशिएंसी ऑफ बी निकली है हमारी 4, ठीक है। अब टोटल एफिशिएंसी निकालिए, टोटल एफिशिएंसी कितनी निकली, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारी, 3 + 4 हो गई, तो 7 आ गई। अब इसमें हमारा जब टोटल एफिशिएंसी हमारे पास 7 आ गई है यहाँ पर, और हमसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स टू टाइम, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, ओ सॉरी, वर्क इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। तो अब ये निकालिए क्या आएगा, एफिशिएंसी आपकी टोटल एफिशिएंसी 7 निकली है, टाइम आप लोगों का आप दे रखा है 2 आवर का, तो वर्क हमारा जो निकला है वो कितना निकला, 14 निकला, 7 × 2 14। तो रिमेनिंग टैंक कैसे भर सकते हैं हम, 24 - 14 अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा 2.5, बिल्कुल ठीक है, ये आपका जो आंसर आया है 2.5। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था, बट आई होप कि क्लियर है आपको। तो 2.5 हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, तो 2.5 जो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, सेकंड यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 2.5 आएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग था। आज अभी हम कर रहे हैं 70 क्वेश्चन, और ये 70 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 71 से लेके 80 तक के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है इन अ सर्टेन पैटर्न, पैटर्न दे रखा है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे 38 है, बीच में आप डैश मान के चलिए कि डैश दे रखा है कुछ, यानी कि यहाँ पे कोई साइन लगना है, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, वो डिवाइड भी हो सकता है। इक्वल्स टू 32 है, और नेक्स्ट है ये 62, 91 इक्वल्स टू 7, 74 81 इक्वल्स टू 29। तो हमें पूछा है कि 47 33 क्या होगा, इक्वल्स टू कितना होगा, और आंसर है 40 41 38 53। तो ये पैटर्न ही है, आप लोगों का पैटर्न बताइए क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या आंसर हो सकता है। पैटर्न बताना है आपको। 38 और 15 इक्वल्स टू 32 दे रखा है हमें, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। हमें करना होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, और मेनली देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही होते हैं, जो होते हैं हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इसमें मैंने अगर एक भी हिंट दे दिया तो आपको पूरा आंसर पता चल जाएगा, तो इसलिए आप 2 मिनट लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या पैटर्न हो सकता है। किस तरीके से 32 आएगा बताइए। और पैटर्न अगर आपने सॉल्व किया हो तो मुझे भी बताना कि किस तरीके से, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर कैसे सॉल्व किया, ये भी बताना है, 1 2 स्टेप इसमें लिख के।
आया कुछ समझ में कैसे होगा ये पैटर्न? ओके, ले लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, करके दिखाइए सॉल्व, क्योंकि मेन है कि आप लोगों को आना चाहिए। मैं तो देखिए आंसर बता ही दूंगी, बट आपका सॉल्व करना जरूरी है। आया कुछ समझ में? चलिए एक हिंट देती हूँ मैं आप लोगों को। डिजिट जो आपको दी गई है उनको इंटरचेंज करके देखिए। डिजिट को इंटरचेंज करके देखिए। डिजिट को इंटरचेंज करके देखिए, आता है कि नहीं आता आंसर आप लोगों का। 41 आया है। ठीक है, ठीक है, आंसर आपका 41 बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको आपको बता देती हूँ। इसका लॉजिक इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग था, थोड़ा डिफरेंट था। और इसी तरीके के क्वेश्चंस देखिए, अगर आप एक हायर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। आप कोई भी, आप यूपीएससी का भी एग्जाम देंगे ना, उसके अंदर भी रीजनिंग आप लोगों को करना पड़ेगा, और उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत ही, अगर आप इंटरचेंज करके देखते तो 83 -51, तो इसको हम माइनस करते तो हमारा 32 आ जाता। इसी तरीके से इन सारी डिजिट के अंदर था, और सेम हमने 47 के अंदर करा। तो 74 -33 जब हम करेंगे तो हमारे यहाँ पे 41 आ जाता है, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा। तो ये लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट लॉजिक था ये। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आप लोगों को देखिए रीजनिंग है, अगर इनके आंसर्स आपको आते हैं, आप सॉल्व आप कर रहे हैं, तो आंसर इसकी क्विकली दे दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, जैसे मान लीजिए आंसर सही आ गया है, और इसके बाद अगर आप सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग, है ना, और अगर लीप ईयर है तो उसके अंदर 2 डे से इंक्रीज होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 2022 से आप लोगों का 2023, यानी कि यहाँ पे आपका सैटरडे था, तो इसका मतलब यहाँ पे संडे हुआ आपका। और 2004 क्योंकि एक लीप ईयर है, लीप ईयर था, तो यहाँ पे जो 2 डेज आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ट्यूसडे हो जाएगा। संडे से मंडे ट्यूसडे। तो यहाँ पे अगर हमारा 17 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं कि ट्यूसडे पड़ेगा, तो इसमें 5 डेज अगर हम ऐड करेंगे तो कौन सा डे पड़ेगा बताइए। ट्यूसडे में 5 डेज ऐड कर दूंगी तो मैं, तो आंसर आई होप आपको मिल गया है। तो आंसर इसका आ चुका है संडे, और ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इसका आप लोगों का आंसर रहेगा संडे। नेक्स्ट है इसके अंदर आप लोगों का 72 क्वेश्चन। द नेक्स्ट ऑफ द सीरीज इज, सीरीज हमें बताना है, नेक्स्ट सीरीज क्या है। Z1A X2D V6Z और T21J। तो इसकी नेक्स्ट सीरीज हमें बतानी है कि क्या होगी। सीरीज हमें देखनी होती है तो कैसे देखते हैं, पहले तो हम अल्फाबेट में देखते हैं कि किस तरीके से जा रहा है। तो अगर मैं Z और X V को देखूं तो ये क्या जा रहा है, ये मेरा -2 के अंदर जा रहा है ये।
-2 होता हुआ जा रहा है ना। और इसी तरीके से अगर ए देखूं, ADG, तो ये मेरा +3 होते हुए जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग बताइए कि क्या होगा आंसर। क्योंकि Z जो है ये -2 से जा रहा है, A जो है नीचे की तरफ से ये +3 से जा रहा है। तो अगर मैं इस +3 और इसमें जाऊं, तो यानी कि T से जो -2 होगा वो क्या होगा, RST करते हैं ना हम, तो R हो गया। यानी कि जो फर्स्ट है वो तो R ही रहेगा, जो कि हमें सभी के अंदर दिया गया है R। तो इसमें हमें आंसर नहीं मिलता है यहाँ पर। तो अब बात आती है बाद की। तो यहाँ पे क्या है, 3 3 का गैप आ रहा है। तो अगर 3 3 का गैप आ रहा है तो J के बाद क्या आना चाहिए, JKLM आना चाहिए। तो M भी जो है मेरे को पास, यानी कि मेरे को स्टार्टिंग का मिल गया R और बाद का मिल गया M। पर ये मेरे पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों के अंदर है। अब बात आती है फिर नंबरिंग पे। अब हमें नंबरिंग देखनी पड़ेगी कि नंबरिंग क्या होगी। तो नंबरिंग का पैटर्न देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर कर पाएंगे, क्योंकि R और M तो हमारे सेम है फर्स्ट और फोर्थ दोनों के अंदर। तो नंबरिंग का पैटर्न अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि नंबरिंग के पैटर्न में हमें प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन मेन यही होते हैं जिनको यूज करके हम एक पैटर्न तैयार करते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें है मेरे पास नंबर हैं 1 2 6 21। ये मेरे पास 3 नंबर हैं, मतलब 4 नंबर मेरे को गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर, और मुझे पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ये जो मेरे पास 1 दिया गया है, तो 1 × 1 +1 कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 2 दिया गया है। तो इस पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं, तो यानी कि 2 × 2 +2, यानी कि 2 ये जो नंबर है इसी के अंदर 2 मल्टीप्लाई करके +2 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से बताइए आगे क्या होगा। यानी कि मैंने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करा, 1 प्लस करा है, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करा है, तो ये आगे क्या होगा। अब इसमें क्या होता है, पैटर्न में कंफ्यूजन ये लग सकती है आपको कि यहाँ पे 1 था तो 1 मैंने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 2 था तो 2 मल्टीप्लाई करा। तो आगे क्या गलती कर सकते हैं बच्चे कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। जबकि हमें क्या है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 × 3 +3। तो इसको मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो अब इसका नेक्स्ट नंबर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। पैटर्न आपको मैं बता चुकी हूँ, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आंसर फर्स्ट और फोर्थ में से ही है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो देखिए 21 आया है मेरे पास में, 21 को अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करके और 4 ही प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 88 आ जाएगा। तो यानी ये मेरा पैटर्न था और ये मेरा आंसर आ गया 4। आई होप क्लियर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारे। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 73 क्वेश्चन है हमारा। इन इंग्लिश अल्फाबेट द नंबर ऑफ लेटर्स skipped in between adjacent letters in the series is decreased by 1. Which of the following series observe the rule? यानी कि इंग्लिश लेटर्स अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है, जहाँ पे क्या है, जो लेटर्स हैं वो स्किप्ड हो रहे हैं और एडजेसेंट लेटर्स के साथ में क्या एक सीरीज में डिक्रीज भी हो रहे हैं वो लोग। तो इसमें हमें क्या है, आंसर बताना है कि क्या होगा, वो पैटर्न क्या होगा अगर मैं ऑब्जर्व करूँ सीरीज को। तो और इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या कर लेना होता है, इसमें सबसे पहले हमें ABCD लिख लेनी होती है A to Z तक, और उसमें हम नंबरिंग कर देते हैं। तो A to Z तक आप अपने जो भी आप रफ नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं, उसमें A to Z तक आप अल्फ़ाबेट लिख के उसमें फटाफट से नंबरिंग कर लीजिए 1 से लेके 26 तक, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ उसमें वो नंबरिंग काम आने वाली है, उसी से हमारा आंसर निकलेगा। अब देखिए इन्होंने बोला है एडजसेंट
साथ में आ रहे हैं। एडजेसेंट लेटर का मतलब क्या होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने अल्फ़ाबेट लिख लिए हैं तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें जो DJOTV ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इसके ऊपर जो भी नंबर है वो नंबर लिखना है बस, कि कौन कौन सी सीरीज का नंबर है। जैसे कि फर्स्ट है डी, डी हमारा कितने पे आता है, डी मेरा आता है 4 पर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। फिर जे देखना है, जे हमारा 10 पे आता है तो 10 लिख देंगे हम। ओ आता है हमारा कितने पे, ओ आता है 15 पे। तो इस तरीके से हम नंबर लिखेंगे, पैटर्न लिखेंगे सारे। तो जितने भी हैं इन सभी के अंदर लिखेंगे तभी हमें आंसर मिल पाएगा अपना। तो इस तरीके से सारे जी जितने भी हमें चार ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन के ऊपर आप नंबर लिख लीजिए। T20 होगा आपका, V22 है। मैं एक बार नीचे लिख देती हूँ ये ना। तो जो फर्स्ट है मेरा नंबर मैं खाली लिख रही हूँ क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ऊपर लिखे हुए हैं, 4, 10, 15 और 20 और 22, यही है ना नंबर्स। हाँ, इसके बाद में जो सेकंड वाला ऑप्शन उसका रहेगा 4, 10, ओ का 15, एस का हमारा रहेगा 19 और वी का रहेगा 22। ठीक है ना। अब इसी में थर्ड वाला भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड वाला 4, 10, 15, 19, 23। और जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला मैं ऊपर लिख लेती हूँ, 4, 9, 15, यहाँ लिख देती हूँ 4, 9, 15। और क्या है यहाँ पे, SU, तो 19, 21। तो ये सारे नंबर हो गए। अब मुझे करना क्या है, अब इन नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। देखिए जैसे कि 4 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस आया, 5 का डिफरेंस है। इस तरीके से सबके अंदर आप डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस निकाल के मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके अंदर सीरीज आ रही है, एक सीरीज में नंबर बन रहे हैं। उससे आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से मुझे अब आंसर बता दीजिए आप लोग। नंबर है आपके लोगों के सामने लिख दिया, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है और देखना है कि सीरीज कौन से नंबर में बन रही है। जल्दी से फाइंड आउट करके, क्योंकि रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग में आप लोगों को टाइम भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए कि कौन सा आएगा, क्योंकि नंबर आप लोगों के सामने लिख दिए गए हैं सारे। सी आंसर दिया है आपने, सी है हमारा ये। तो सी के अंदर क्या है, यहाँ पे पैटर्न मेरा बन रहा है, 4 और 10 के बीच में 6 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 5 का डिफरेंस है। फिर 15 और 19 के बीच में 4 का डिफरेंस है। और फिर 19 और 23 के अंदर भी 4 का डिफरेंस है। तो ये 4, 4, 5, 6 बना है। तो ये तो हमारा पैटर्न नहीं है, 4, 4, 5, 6 नहीं है। और देखिए, तो सी आंसर तो नहीं है हमारा, यहाँ पे थर्ड कट गया है यहाँ से। सब्ट्रैक्ट करके बताइए कौन सा आंसर होगा। नंबर्स आप लोगों के सामने हैं, डिफरेंस निकालना है बस, बहुत इजी है। बी आया है, बी सही है बिल्कुल, क्योंकि बी में आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3। तो ये 3, 4, 5, 6 ये सीरीज आप लोगों की बनेगी, एडजेसेंट जो सीरीज है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये डिक्रीज बाय 1 है। देखिए ये सब क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था डिक्रीज बाय 1, तो हम 3 से 4 में, 4 से 3 में जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है ना, 1 से डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन रहेगा। तो आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को। 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 74। इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो बता दें, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दूंगी। क्योंकि क्वेश्चन सारे ही ऐसे क्वेश्चंस है ना कि एक बार में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको। थोड़े लेंदी क्वेश्चंस है, जबकि इनके लिए टाइम जो होता है वो 1 मिनट ही होता है बस। इसमें देखिए 74 क्वेश्चन है आप लोगों का, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड
4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इज। तो इसमें क्या है, इसकी यूनिट हमें बतानी है, 2 यूनिट है, 2.5 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है। रेडियस बताना है हमें। तो फाइनली रेडियस किस तरीके से निकलेगा हमारा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्रायंगल एक्स एक्सिस और वाई ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, इसको आप देख लीजिए, अपनी नोटबुक में करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या है, ये इस तरीके से देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनते हैं। यहाँ पे हमारा जीरो होता है, जो पॉइंट होता है बीच में, और ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे ये जो इस तरीके से जो लाइन आएगी, यहाँ पे जो कटेगा है नीचे के साइड बेस पर, तो ये मेरा बी होगा। ऊपर जहाँ कट रहा है वो ए है मेरा। और ये जो हमारी बड़ी वाली साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अब हमें क्या है, इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। क्या आंसर आया है इसका, 2.5। और ये तो बिल्कुल सही आया और बहुत क्विकली आया है। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि 2.5 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है इसका। आई होप कि सही से कैलकुलेट करके करा है आपने और इसमें कोई डाउट नहीं हो। तो इसलिए मैं इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करूंगी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सिंपल क्या करना है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से वाई की वैल्यू फिर जीरो पुट करके उसकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स वाई की जब वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि x1 y1 और x2 y2 की जब वैल्यू निकल जाएगी, तो उसको हम क्या है, पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम होती है ना, उस तरीके के फॉर्मूले में लगेगा ये, जिसमें क्या है हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारा, यहाँ पे ओ ए है ना, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमने ओ ए स्क्वायर करा और ओ बी स्क्वायर करा, वहाँ पे हम x2 माइनस एक्स वन करेंगे, और जहाँ पे ओ बी है हमारा, वहाँ पे y2 माइनस y1 करेंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप लोग रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला लास्ट में लगेगा, डायमीटर इक्वल्स टू सॉरी रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन हाफ 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, 75 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 15463 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 107। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें एडेड लिखा होता है कि ऐसा नंबर क्या ऐड किया जाए, इसको सिंपल सा जो भी हमें डिविजिबल बाय दे रखा होता है उसको डिवाइड करना होता है, मतलब उससे डिवाइड करना होता है हमें नंबर को, और जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमारा आंसर होता है। तो बताइए क्या आया आपका। बहुत ही सिंपल है ये 75 तो। आंसर निकाल के बताइए, डिवीजन करके बताइए कि किस तरीके से आपका क्या आया है, क्या निकला है। जो भी रिमाइंडर निकलेगा वही आपका आंसर है। तो रिमाइंडर कितना निकला आप लोगों का। सेवेंटी फाइव का आंसर डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा क्या। तो देखिए 154, आगे चलिए मैं डिवाइड करके दिखाने वाली थी बट आंसर आ चुका है 52। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है वही इसका आंसर होता है। तो 52 इसका आंसर है फर्स्ट का, और मतलब 75 का फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 क्वेश्चन। What proportion of water must be added to milk to gain 20% by selling it at the cost price? रेशो दे रखा है 1:5, 2:5, 3:5, 4:5। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में घुमा रखा है इन्होंने, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। रेशो बताना है, परसेंटेज दे रखी है उसका रेशो निकालना है, बस वही आंसर है आपका। जो परसेंटेज दे रखी है उसी का रेशो निकालोगे तो आंसर आ जाएगा।
4:5 कैसे आएगा? रेशो की जो तो आपको परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है? 20% दे रखा है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, यानी 1/5। 1/5 का मतलब 1:5। इस तरीके से था, ये बहुत ही सिंपल था ये तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा 76 का 1। नेक्स्ट है इसमें 77 क्वेश्चन। सीपी और एसपी वाला क्वेश्चन भी एक इसमें आएगा अभी। ये वाला तो सिंपल था, इसमें कुछ सीपी एसपी कुछ भी नहीं था, इसमें 20% का सिर्फ रेशो निकालना था। 77 क्वेश्चन देखिए। 77 क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे दे रखा है। द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो रेशियो हमें पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमसे पूछा हुआ है तो हमें वो निकालना भी पड़ेगा। तो बताइए क्या क्या निकलेगा। इसको सॉल्व करते जाइए जो जो स्टेप आप कर रहे हैं, और उस मुझे बताते भी जाइए कि क्या क्या आपने निकाला है। 77। तो सबसे पहले तो ऐसा ही निकाल लीजिए इसमें, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? आई एम ऑडिबल? तो देखिए इसमें सबसे पहले ऐसा ही निकालिए। ऐसा ही में आप जो हम निकालते हैं PRT, P/R/T अपॉन में 100। तो इसमें जो है हमें P जो आप लोगे वो 100 लेना है इसमें आप, और 100 लेके आपको पर एनम 4 दे रखा है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 ईयर्स दे रखा है 2। तो इस तरीके से आप इससे ऐसा ही निकाल लोगे। और इसी में जब आप CI निकालोगे तो CI का फॉर्मूला लगेगा आपका P ब्रैकेट में 1+R/100, और यहाँ पे T आप लोगों का आता है। ठीक है ना? तो P जहाँ पे आपका होगा, P में आपको 100 लिखना है। क्या आंसर आया आप लोगों का 77 का? थर्ड आया है C। 51:50 का रेशियो है। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब इसमें आप ऐसा ही निकालेंगे 8 आएगा, और जब आप इसका CI निकालेंगे तो CI पूरा कैलकुलेट करके 8.16 आएगा। तो दोनों का जब रेशियो निकलेगा तो 51.50 निकलेगा, मतलब रेशियो 50। नेक्स्ट है इसमें 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन है आप लोगों का। इफ A, B and C एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद शेयर इन द रेशो, यानी कि वो एक पार्टनरशिप में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना एक रेशो बना लिया कि पार्टनरशिप का। तो 7:2, 4:3 और 6:5 का रेशो है ABC का। तो आफ्टर 4 मंथ्स A इंक्रीजेज हिज शेयर बाय 50%, यानी कि 4 महीने तक तो सेम ही रहता है ABC तीनों का, बट 4 महीने बाद जो है ए है वो 50% से अपना जो शेयर है वो बढ़ा लेता है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर बी ₹21,600, तो यहाँ पे 1 ईयर के बाद में जो प्रॉफिट है पूरा दे रखा है। तो देन बी शेयर इन द प्रॉफिट इज, तो बी का शेयर है वो निकालना है इसमें प्रॉफिट में क्या होगा। तो निकालिए जरा इसको, किस तरीके से निकालेंगे आप लोग। इसके लिए सबसे पहले जो रेशो हमें दे रखा है उसका हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो उससे हमें जो एग्जैक्ट रेशो हमारा पास आ जाएगा, वो एग्जैक्ट रेशो करके सॉल्व करिए क्या आएगा इसका आंसर। सबसे पहले तो रेशो ही निकाल लीजिए कि रेशो क्या आएगा डिनोमिनेटर सेम करके, और अगर आपका आंसर आता है जल्दी से फाइंड आउट करके तो आप मुझे आंसर बता दीजिए इसको सॉल्व करके, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने में। कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, जैसे 20% था तो उसका रेशो निकालना इजी था,
तो इजी क्वेश्चन भी होते हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो इसमें रेशो का जब आप निकालेंगे तो रेशो आई होप कि आपने निकाल लिया है। बी की वैल्यू 40 है। बी की तो वैल्यू 40 है ना, हमें तो अमाउंट निकालना है। आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताइए जो भी है आंसर। 4000 बिल्कुल ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 4000 आएगा। आपने शॉर्ट ट्रिक से करा कि 40 है तो चलो उसका जो भी होगा मल्टीपल तो वो उसका आंसर है। और यहाँ पे जो है इसमें हमारा पूरा सॉल्व करके भी निकलता है, जिसमें कि जैसे कि इसमें हमारा जो रेशियो था 105 आएगा और इस टू 40 आएगा, इस टू 30 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो इसको हम पूरा सॉल्व करके करते हैं तो वो थोड़ा लेंथी मेथड है। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें 79 क्वेश्चन। तो आज हम 80 तक क्वेश्चन इसके करेंगे। इसमें जो था आपका ये PYQs के ही क्वेश्चन है सारे। तो इसमें जो 61 से लेके 80 तक थे आप लोगों के रीजनिंग बेस्ड थे, 81 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज से बेस्ड होते हैं। तो वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹12 more, he would have gained 10%. The cost price of an article is। तो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है, क्या होगा बताइए। यहाँ पे हमें लॉस दे रखा है, 20% का लॉस दे रखा है। अगर लॉस 20% का है तो मान लीजिए तो इसमें सेलिंग हमारा कितना होगा, सेलिंग हमारा 80। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ कॉस्ट को, तो 20x अगर मैं माइनस कर दूँ तो 80x/100 बचता है ना। तो वो मेरा यहाँ पे सेलिंग निकलेगा। तो निकालिए, इस तरीके से आप करके निकालिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे भी आपको आता है वैसे मुझे आंसर बताइए करके, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी। सेलिंग प्राइस आफ्टर लॉस, सेलिंग प्राइस आफ्टर लॉस कितना हो जाएगा, 80x/100। ओके 1 मिनट ले लीजिए, आप 2 मिनट लीजिए, सॉल्व करके दिखाइए। देखिए टाइम लीजिए, बिल्कुल लाइव सेशन है इसीलिए है कि आप लोग इसको सॉल्व करके देखें, जहाँ प्रॉब्लम हो वो पूछ भी लें। फोर्टी निकला है आंसर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। तो आई होप कि ये सभी का निकल गया होगा, क्योंकि 80x अगर देखिए इसको मैं इस अकॉर्डिंग जो मैं कर रही थी इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं। तो इसमें क्या था आप लोगों का, जैसे ये आप लोगों का सेलिंग प्राइस आ गया, तो इसमें क्या करना था आपको, सिंपल कि 80x/100। अब इसमें क्या था +12, क्योंकि 12 बढ़ गया था ना, तो और इक्वल्स टू कितना था, प्रॉफिट था 110/100। तो इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना था, सॉल्व करूंगी तो मैं इसमें एक्स की वैल्यू मेरी 40 निकल जाती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करके हमें बताना है
कि किसके इक्वल टू होगा। तो ये आई होप कि ये आप लोग कर लेंगे। तो इसको मुझे बता दीजिए क्या होगा। इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर इसमें मान लीजिए ए और 1/2 इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होता है, ये √a के बराबर होता है। ठीक है। और अगर a -1/2 दिया हुआ है, तो ये होता है 1/√a के बराबर। तो ये दो मेन वैल्यू आया है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको इक्वेशन में आपको पुट करके इसका आंसर निकालना है। निकालिए। एटी का आंसर सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका। वैल्यू मैंने आपको बता दी कि हाफ की क्या होगी और -½ दे रखा है तो उसकी क्या होगी। इसको कुछ नहीं करना, बस इनको वैल्यूज को रख के प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ कर करा के आपको आंसर निकालना है फाइनल जो आपका बचेगा। सॉल्व करके देखिए आप लोग। क्या होगा। आंसर आया आप लोगों का, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। आंसर आया है डी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली इसका जो आंसर रहेगा वो 2/1 - a रहेगा। तो आप लोगों ने सॉल्व करके किया है क्वेश्चन को, तो आई होप कि आप लोगों की प्रैक्टिस हुई है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया है सॉल्व करना, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो ये एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, अदरवाइज ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने वैल्यू आप लोगों को बता दी तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है हमें इस तरीके के क्वेश्चन को। तो ये हमने 71 से लेके 80 तक के क्वेश्चन आज किए हैं। इससे आप हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस हैं हम लोगों के जनरल अवेयरनेस के। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, और इसके लिए देखिए जनरल अवेयरनेस की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। और जैसे कि मान लीजिए ये आप लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हरियाणा स्टेट से जुड़ी हुई जो भी जनरल अवेयरनेस है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस क्लासेस मैंने लिए आप लोगों की, वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, उनको आप लोग ज़रूर देखिए, और अपने जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहिए। कोई डाउट अगर आप लोगों को होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिस्टोरिकल विलेज सुग इज लोकेटेड इन, यानी कि ऐतिहासिक गांव सुग है वो पूछा गया है कहाँ पर है।
तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, सेकंड है आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट है इसमें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और फोर्थ है आप लोगों का पंचकुला, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा 81 का, सुग। और एक चीज़ है देखिए, एस्टेट है ये आप लोगों का, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मोस्टली हरियाणा से जुड़े हुए ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं इसमें। तो इसमें देखिए आंसर आया है ए, बट ए नहीं है इसका आंसर, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो इसका आंसर सी है आप लोगों का, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये जो सुग है ये सुग आप लोगों का अमदलपुर दयालगढ़ जो विलेज है वहाँ पर है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के अंदर। तो ये आपका थर्ड रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें 82 क्वेश्चन, विच हरियाणवी कॉन्कर्ड माउंट एल्ब्रस इन अगस्त 2023, यानी कि किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रस को फतेह किया। तो इसमें आंसर बता दीजिए क्या होगा आप लोगों का। बी आंसर आया है, रोहताश बिश्नोई। तो देखिए जब हम हरियाणवी की बात करते हैं तो यहाँ पे रोहताश बिश्नोई है। वैसे जो इंडिया में जो फर्स्ट थे वो थे अनुराग एंड सोनाली, ये कपल थे जिन्होंने माउंट एल्ब्रस पे मतलब एक फतेह किया था। नेक्स्ट है इसके अंदर आप लोगों का 83 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ हरियाणा वॉज एन ICS ऑफिसर, यानी हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ICS अधिकारी थे। ऑप्शन आप लोगों के पास है, श्री धर्मवीर, सेकेंड है इसमें श्री मुजफ्फर हुसैन बनी और बरनी, और थर्ड है इसमें श्री हरि आनंद बरारी, और फोर्थ है इसमें श्री सुरजीत सिंह संधवालिया। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ हरियाणा वॉज एन ICS ऑफिसर। 83 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। फर्स्ट इसमें आया है आप लोगों का ऑप्शन श्री धर्मवीर, और ये बिल्कुल ठीक है। तो श्री धर्मवीर नवंबर 1 1966 के अंदर फर्स्ट जो थे गवर्नर बने थे। नेक्स्ट इसके अंदर है आप लोगों का 84 क्वेश्चन, द एविडेंस ऑफ स्तूपा ऑफ मौर्यन पीरियड इज फाउंड एट। तो मौर्यकालीन स्तूप के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ पर हुए हैं आप लोगों के। ऑप्शन आप लोगों का टोपारा, भिवानी, थानेसर और रोहतक। बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो देखिए आंसर है ना, वैसे टाई होता है, क्योंकि ये जो है आपका टोपारा और थानेसर दोनों ही जो है आपके स्तूपा जो मौर्यन है वो मिले हैं। तो एक ही सेम कहते हैं ना, एक ही जगह के जो आसपास एरिया है तो वो नाम है। तो इस तरीके से फर्स्ट और थर्ड है ये आप लोगों, तो इसलिए ये टाई होता है यहाँ पर। तो इसलिए 85 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 85th क्वेश्चन है आप लोगों का, गीता जयंती समारोह इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो गीता जयंती समारोह कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अश्विन या फिर श्रावण, जिसको सावन भी बोला जाता है। तो कौन से महीने में आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर आया है बी, मार्गशीर्ष, और ये बिल्कुल ठीक है। देखिए मार्गशीर्ष जो है ये यूजली जो है नवंबर और दिसंबर के अंदर आता है आप लोगों का, और इसको शुक्ल एकादशी भी बोलते हैं जिस दिन ये आप लोगों का सेलिब्रेट होता है गीता जयंती। नेक्स्ट देख लेते हैं 86 क्वेश्चन, तो 86 क्वेश्चन है आप लोगों का, हु इज़ द चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन।
तो इसमें आप लोगों का हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं वो कौन है पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, श्री टी.सी. गुप्ता, सेकंड है श्री विजयवर्धन, थर्ड है इसमें श्री राजेश खुल्लर एंड फोर्थ है श्री विकास गुप्ता। तो हु इज़ द चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, इसका आंसर आप बताइए। और अगर आप लोग देखेंगे तो सारे जितने भी क्वेश्चन है ना मोस्टली आप लोगों के हरियाणा से ही जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप लोगों का आंसर आया है ए, श्री टी.सी. गुप्ता, और ये बिल्कुल ठीक है। श्री टी.सी. गुप्ता हैं चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साधु निश्चल दास। तो साधु निश्चल दास के बारे में जो दो हैं आप लोगों को स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो बताना है वो सही है या गलत है। तो इसमें फर्स्ट है वे दादू के शिष्य थे, यानी ही वॉज द दादूज डिसिपल। और सेकंड है इसमें ही कंपाइल्ड अ बुक विचार सागर विच इज़ इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में थी। तो अब इसमें हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, बताइए। साधु निश्चल दास, साधु निश्चल दास जो थे एक हिंदू संत और राइटर थे वो, और इन्होंने जो ज़्यादातर बुक्स लिखी थी ये वैदिक पे लिखी थी, वैदिक थीम्स थी इनकी। तो आंसर आया है यहाँ पे बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, और ये बिल्कुल सही है ही, क्योंकि जो उन्होंने एक पुस्तक थी विचारधारा लिखी थी जो कि डायलॉग के रूप में थी जिसमें संवाद लिखे गए थे। नेक्स्ट है इसमें 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है, इन हरियाणा वेयर द चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड। तो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है ये हमें बताना है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं पिंजौर, पानीपत, झज्जर और भिवानी। इजी है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर आया है डी, यानी कि भिवानी के अंदर है, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये जो है लोकेटेड है केरू विलेज जो कि भिवानी में ही है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है इसमें 89 क्वेश्चन, व्हेन द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश्ड। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, डेट आपको दी गई है जनवरी 1967, नवंबर 1966, मार्च 1980 और जनवरी 1996। तो बी ऑप्शन आया है इसमें आप लोगों का नवंबर 1966, और ये बिल्कुल ठीक है आंसर। नेक्स्ट है इसके अंदर 90 क्वेश्चन आप लोगों का, वेयर इन हरियाणा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड। ऑप्शन आपको दिए गए हैं सोनीपत, पानीपत, अंबाला और कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है वो हमें बताना है, क्योंकि एस्टेट का क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादातर हरियाणा से ही जुड़े हुए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो आंसर इसका आया है ए, सोनीपत, और ये बिल्कुल ठीक है। ये जो आप लोगों का इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हरियाणा के अंदर ये सोनीपत के अंदर है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 90 तक, 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन है जो हमने किए हैं। तो अभी तक के जितने 1 से लेकर 90 तक के, जिसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और जीके है, आप लोग का रीजनिंग है, सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपको क्लासेस में अवेलेबल है वीडियोज़ में। तो उनको आप लोग ज़रूर देखिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। और आप लोगों के लिए लाइव सेशन में कंडक्ट करती रहूँगी, और लाइव सेशन का जो लिंक है वो लाइव सेशन जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि वो अपडेटेड रहें और क्लासेस लेते रहें। तो चलिए अभी की क्लास में यही और करती हूँ और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।